Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Bose-Einstein statistic, which is taken from Physical Chemistry, MSc Chemistry. आज का हमारा टॉपिक है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का है, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस कि हमको इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, बोस आइंस्टाइन इक्वेशन, स्टैटिस्टिक, जहाँ पे हम कंप्लीट डेरिवेशन भी पढ़ेंगे उसका, रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट डेरिवेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। आज का जो टॉपिक है वो है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स, एमएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले के जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक के टॉपिक थे, जो कि फर्स्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक, एक था फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। ये दोनों के वीडियोज़ जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि जो तीनों का डेरिवेशन है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, फर्मी डिराक का और बोस आइंस्टाइन का, वो लगभग सेम है। बस स्टार्टिंग में हम जो लेते हैं ना वो अलग लेते हैं, बाकी जो पूरा प्रोसीजर जो होता है ना, वो पूरा सारा स्टेप्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आप एक को देख लेंगे ना तो आपको सारा ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन वहाँ स्टार्टिंग से आप देखेंगे ना तो तीनों टॉपिक आपके एक बार में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते क्या है, तो प्रीवियस, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के बारे में, जो कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। आज वो जो हम डिस्कस करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, और एक जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, ये आता है क्वांटम स्टैटिस्टिक के अंदर, ठीक है। दोनों में बस यही, तीनों में बस यही डिफरेंस है कि ये दोनों जो होता है वो क्वांटम स्टैटिस्टिक के अंदर आता है, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक जो होता है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है। अब दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये दोनों में लगभग सेम होता है और ये में अलग होता है। सॉरी, ये दोनों में जो होता है वो सेम होता है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अलग होता है। क्या होता है ना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो क्या बताती है कि जो एक अगर मैं सिस्टम कंसिडर करती हूँ उसमें गैस को अगर वहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, तो गैस के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। हर एक पार्टिकल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है। इस चीज़ को बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि हर एक पार्टिकल जो होता है गैस का वो हमेशा मूव करता है। लेकिन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, जैसे यहाँ पे 4 पार्टिकल, वैसे तो मिलियंस में होते हैं गैस के पार्टिकल, लेकिन एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे 4 पार्टिकल है तो मेरे को पता करना है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है। तो ये फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई जो होता है वो स्लो मूव करता है तो उसकी एनर्जी स्लो होती है, कोई ज़्यादा मूव करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो डायरेक्ट एनर्जी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो था ना, उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था, जिसमें उसने यूज़ किया था स्पीड को और टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है ना, वो उसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो अगर हम एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, उसमें से दोनों की स्पीड को पता कर लेंगे, अगर ये इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बताया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, कि कोई भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी को हम उनके स्पीड के थ्रू किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, ये बताता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक क्या बताता है, तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट दोनों बताते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये उस पार्टिकल्स के लिए बताते हैं जिसका क्या होता है, इंटीग्रल 0, 1, 2 इस तरीके से होता है। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है वो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बताते हैं उन पार्टिकल के लिए जिनका इंटीग्रल जो होता है वो हाफ होता है, 1/2, 3/2, 4/2 इस तरीके से इनका इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो पार्टिकल होता है इसको बोसॉन्स बोलते हैं, और इस टाइप के जो पार्टिकल होते हैं इनको फर्मियॉन्स बोलते हैं, जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बताएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये बताता है स्पीड या फिर बोलेंगे एनर्जी के बारे में, और ये बताता है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के बारे में, दोनों, लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है। ये बताता है इन टाइप के पार्टिकल्स जिनकी स्पिन 0, 1, 2, 3 है, इस टाइप के पार्टिकल के लिए, और ये बताता है उन पार्टिकल के लिए जिनकी स्पिन जो होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है, ठीक है, एक ये। एंड सेकेंड चीज़ इसमें क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है ना, इसमें जो लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में जो पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। आइडेंटिकल भी होने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल, और इसमें लेते हैं ना तो वो आइडेंटिकल होने चाहिए और इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, ठीक है। इसमें डिस्टिंग्विशेबल
डिस्टिंग्विशेबल और इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक जो है ना, इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, जैसे कि मैंने बताया। अब यहाँ पे एक आता है कि मैक्रोस्टेट क्या होता है। तो दो टर्म होता है, एक होता है माइक्रोस्टेट, एक होता है मैक्रोस्टेट। तो जैसे अगर एक पार्टिकल, एक सिस्टम है, वहाँ मेरे को पार्टिकल्स को अरेंज करने हैं, तो डिफरेंट लेवल होगा, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो क्या होता है ना, हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में 2 पार्टिकल है, किसी में 4 पार्टिकल। तो जो पर्टिकुलर एक एक की अगर मैं बात करूँगी ना, तो ये क्या कहलाता है, माइक्रोस्टेट कहलाता है। और ये पूरा जो होता है वो क्या कहलाता है, मैक्रोस्टेट। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि एक सिस्टम के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी होती है एक पार्टिकल को अरेंज होने के लिए। ठीक है, इट मीन्स ये 4 तरीके से भी हो सकता है, 5 तरीके से भी हो सकता है, 6 तरीके से भी हो सकता है। इस तरह कितनी पॉसिबिलिटी होती है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को हम फाइंड आउट करते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं। पहला कि ये क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। इसमें पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे कि फर्मी डिराक में हमने पढ़ा था कि वहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन इट मीन्स कि एक में अगर एक आ गया ना, तो दूसरा नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बोले थे हम कि वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है यहाँ एक आ गया तो 2-3 नहीं आ सकते, जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। और फिर वही चीज़ पार्टिकल इनमें, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका हाफ इंटीग्रल होता है, जिसको बोसॉन्स बोलते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे Ni जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है सिस्टम के। Gi होता है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल जो होगा हर एक एनर्जी लेवल में होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो इसको कंप्लीट क्या करते हैं ना, Gi से रिप्रेजेंट, मतलब इक्वल एनर्जी लेवल। जैसे 3 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, G3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब 3 इक्वल एनर्जी के हैं तो। और ये EI क्या होता है, एनर्जी लेवल ith स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का एनर्जी लेवल। ये E1 E2 जो मैं बता रही थी ना, वो EI होगा। लेकिन अगर सेम एनर्जी के 4 हो गए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए GI होता है। अब यहाँ पे जो बीटा होता है ना, इसकी वैल्यू को 1/kb और T लेते हैं, जहाँ पे B जो होता है वो बोल्ट्जमैन, KB जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एंड T जो होता है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हम कंप्लीट डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे और इस इक्वेशन को पूरा डिराइव करेंगे। डेरिवेशन में हम सबसे फर्स्ट कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ये वाले को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि यहीं से क्या होता है, डेरिवेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन Ni जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल, Gi क्या होता है, डीजेनरेसी होता है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस 2 लेक्चर से मैंने बताया है कि E जो होता है टोटल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट लेते हैं। N जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको भी कांस्टेंट, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं और वो चीज़ बार बार वेरिएट हो रही है, वेरिएशन हो रहा है, तो वो वेरिएशन हो रहा है तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिक्स होना, स्टेबल होना ज़रूरी होता है। इसीलिए एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ समेशन क्यों बोल रहा है, तो जितनी भी एनर्जी लेवल है वो सब है, तो सबको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ E1 ले रही हूँ प्लस E2 ले रही हूँ प्लस E3, सबको लूँगी तो सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ना, इसलिए इसको समेशन लेते हैं। सेम वैसे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इसके लिए भी क्या करते हैं, ये N1 N2 N3 N4 पार्टिकल है, सबको क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इक्वेशन से निकालते हैं W = πi, और यहाँ पे ये सेम। अब यहाँ पे ये वाला टर्म क्यों आया, तो जैसे ये तो मैं एक ही उसके लिए निकाल रही हूँ ना, एक पार्टिकल के लिए, और एक सिस्टम में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल, तो मेरे को हर पार्टिकल के लिए पूरे टर्म को निकालना है। तो क्या होता है, मैं इसको ये सेम लूँगी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी इस तरीके से N1 लिखूँगी प्लस यहाँ पे G1 - I से, यहाँ पे सेम नीचे वाला, फिर यहाँ लिखूँगी इसमें इंटू कर दूँगी N2, फिर G2 और फिर -1, इस तरीके से एक N1 के लिए, N2 के लिए, N3 के लिए, एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखूँगी। तो वहाँ पे जब मल्टीप्लाई टर्म हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पाई लगाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस के लिए हम क्या किए हैं, समेशन यूज़ किया है, वैसे ही जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो वहाँ पे पाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln W, और यहाँ पे ये समेशन, अब देखना यहाँ पे लॉग तो लियो, लेकिन अब यहाँ पे जैसे अगर ये मल्टीप्लाई में की थी तो यहाँ पे ये भी, तो ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो तो प्लस होते जाएंगी साथ में, तो इसलिए क्या करते हैं, समेशन लेते हैं। अब ऊपर वाले के लिए लेंगे तो ln Ni + Gi - 1, अब ये नीचे वाले के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे ln Ni होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -Gi - 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस कैसे हुआ, तो ये क्या होगा ना, एक्चुअल में प्लस होगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से लिया है ना, जैसे ln क्या होता है A/B, तो इसको कैसे लिखते
हैं ln a माइनस बी लिखते हैं। तो a माइनस बी है तो इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, लेकिन बीच में प्लस आना चाहिए, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है ln x फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x ln x माइनस एक्स। मतलब ये वाली की वैल्यू जो होगी उसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया ये ln है, ये पूरे को x कंसिडर करेंगे, ये ln है, ये पूरा x हो जाएगा, ये ln है, ये पूरा x हो जाएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, x को पहले ni प्लस जी आई माइनस 1। अब ये देखो ये -1 ये -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो हम डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ से क्या करते हैं, +1 और -1 को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे आगे कहीं पे भी -1 +1 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होते जाएगा ना, सारा +1 -1 जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे ni प्लस जी आई, फिर से ये ln आया। ठीक है, फिर से वैसी x है तो ni प्लस जी आई, फिर माइनस ni प्लस जी आई, फिर सेम इसके लिए लेंगे तो ni, फिर ln, फिर ni माइनस ni, फिर माइनस, फिर यहाँ पे जी आई ln जी आई माइनस जी आई। सेम है, बस x की जगह पे क्या करना है, इस सब वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ni माइनस और ni प्लस कैंसिल हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस जो है वो दोनों क्या, ये हो जाएगा माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इक्वेशन जो है वो बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के लिए। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट अगर कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन के लिए डी एल एन डब्ल्यू को 0 कंसिडर करते हैं, तो डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। और डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन तो ये कैसे करते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन तो जैसे ये पूरा टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स लॉग एक्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक का डिफ्रेंसिएशन होता है, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करके इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना डिफ्रेंसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप इसको बना लेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा ये वाले इसको इतने को याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के लिए डी लगाएंगे, यहाँ पे ये हो गया डी एन आई। ठीक है, फिर ये आएगा एल एन आई प्लस जी आई। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे किसका किए, ये वाले का किए ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले का करेंगे। तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट लेंगे, पहले ये वाले को कर लिए, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो इसको कांस्टेंट लेंगे एन आई प्लस जी आई। तो इसमें एन आई प्लस जी आई क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जैसे डी एन आई है, यहाँ पे डी एन आई है, तो यहाँ पे पहले इसको लिए, मतलब इसको इसका वो किया डिफ्रेंसिएशन, इसको कांस्टेंट लिखे हैं, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन लिया और इसको क्या लिए हैं, कांस्टेंट लिए। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेट करके करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन में ये दोनों क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा ये वाला इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखूंगी, फिर से वही एल एन, ये ए माइनस बी है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ एल एन ए बाई बी, तो ये इक्वेशन जो है वो बचेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं ना, इंट्रोड्यूस करते हैं अनडेटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे हम लोग लिए थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और इक्वेशन नंबर 2 में ही एक और था जो कि था एनर्जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले इक्वेशन को अल्फा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और एनर्जी को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अनडेटरमाइंड मल्टीप्लायर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा को हम कहीं से डेटरमाइंड नहीं किए, डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ये इक्वेशन में अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली जो अबव इक्वेशन है इसमें तीनों को प्लस कर देते हैं। तो जब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन है एल एन, यहाँ पे एन आई प्लस जी आई है, तो यहाँ से अगर मैं इसको एन आई और एन आई को निकाल के ये दोनों कैंसिल करूँगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 प्लस जी आई बाई एन आई, ये हो जाएगा डी एन आई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड का वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और ये है टोटल एनर्जी का। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से ये समेशन तो एज इट इज़ है, डी एन आई को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, बीटा के साथ ये आई। ठीक है, ये डी एन आई को कॉमन, अब डी एन आई जो होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों जो होता है ना, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू बचेगी, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अब यहाँ से क्या करना है, एल एन 1 प्लस जी आई बाई एन आई की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये उधर जाएगा तो भी माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, तो सब में से क्या करते
करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो सब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये GI NI + 1 एज इट इज़ लिखेंगे। LN है, अब कोई भी LN है, लॉग है, उसको दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो में हो जाता है, और जो भी वहाँ प्रेजेंट होता है वो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है, ये होगा। अब यहाँ से NI की अगर वैल्यू निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन आता है इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सिस्टम का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगी जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर आपको डेरिवेशन को समझना है तो पहले आप डेरिवेशन को नोट डाउन कीजिए कॉपी में। थ्योरी क्या होता है ना, बोल करके सुन करके समझ में आ जाता है, देख करके सुन करके समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, डेरिवेशन को जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो या तो वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट करके आप पहले डेरिवेशन को लिख लीजिए, उसके बाद लाइन बाय लाइन आप जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे समझते जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ईमेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके 2 प्रीवियस वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि तीनों जो है ना, तीनों लेक्चर जो है वो एक दूसरे से मिलता हुआ है। तो अगर एक भी अच्छे से देख लेंगे ना तो समझिएगा तीनों जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेशन को इतना ही लिखेंगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आता है, 5 to 6 मार्क्स में आता है, कभी भी लॉन्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो और क्या होता है ना, डेरिवेशन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे करने होते हैं, तो जहाँ पे छोटा और ईजी मिल जाएगा ना वही ठीक रहता है। तो आप इतने को भी लिख देंगे एग्ज़ाम में ना, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट। पहले थोड़ा सा बता दीजिएगा थ्योरी, फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन को। अगर आप और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।